पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से दोनों ऐवानों में कई अहम कानून साजी के काम हैं दर्ज। वजीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि हुकूमत ज़ाब्ते के तहत किसी भी अहम मौजू पर बात करने के लिए तैयार। G20 तंजीम का पहला शेरपा इजलास आज उदयपुर में होगा अख्ताम पजीर। कल खत्म हुए इस सेशन में शमूलियत पर मबनी तरक्की, कसीर फरीकी शिरकत और खवातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की पर हुई बातचीत। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत की तरजीहात की दीगर ममालिक ने की हिमायत। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। वोटों की गिनती के लिए 42 मराकज़ किए गए कायम। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां की मुकम्मल। असल मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान। भारत ने यूक्रेन और रूस से की दुश्मनी खत्म करने और सिफारतकारी और बातचीत के रास्ते पर वापस आने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत ने मुसलसल किया है दुश्मनी और तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा। पुर्तगाल और मराकेश फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को यकतरफा मुकाबले में 6-1 से दी शिकस्त, जबकि मराकेश ने स्पेन को पेनाल्टीज पर 3-0 से दी मात। भारत और बांग्लादेश के दरमियान आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच। दोनों टीमें मीरपुर में होंगी मद्दे मुकाबिल। 1-0 से पीछे रहने वाली भारतीय टीम सीरीज में वापसी के इरादे से उतरेगी मैदान में। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान 23 दिन में 17 इजलास होंगे। हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की है कि इजलास के दौरान कानून साजी के कामकाज पर तामीरी बहस होगी। सरमाई इजलास 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल कल नई दिल्ली में एक कुल जमाती मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों से ताउन तलब किया ताकि इजलास के दौरान दोनों ऐवानों के कामकाज को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की इजाजत से ऐवान में किसी भी मसले पर बहस के लिए तैयार है। सरमाई इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुतालिक कई अहम कामों की फहरिस्त दी गई, जिसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज तरमीमी बिल 2022 और एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 लोकसभा में फहरिस्त बंद है, जबकि मुलायम सिंह यादव लोकसभा के रुकन रह चुके हैं। इसके अलावा मरहूम अरकान पार्लियामेंट को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तरमीमी बिल 2022 राज्यसभा में दर्ज किया गया है। इसके अलावा ज़बानी सवालात के जवाबात में ताउन, तालीम, घर, अक़लियती उमूर, पंचायती राज, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, देही तरक्की, हुनरमंदी के फ़रोग़ और एंटरप्रेन्योरशिप, समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने, क़बायली अबूर, ख़वातीन और बच्चों के फ़रोग़ जैसी वजारतों के सवालात के जवाबात फहरिस्त में शामिल हैं। और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी MCD इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। वोटों की गिनती के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए राजधानी दिल्ली में कुल 42 मराकज़ कायम किए हैं। ये गिनती शास्त्री पार्क, यमुना विहार, मयूर विहार, नंद नगरी, द्वारका, ओखला, मंगोलपुरी, पीतमपुरा, अलीपुर और मॉडल टाउन में कायम किए गए हैं। वोटों की गिनती के लिए 68 मुशाहिद पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। MCD इंतखाबात में इस बार 250 वार्डों में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थे। दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें 50.48% वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया।
कल यानी जुमेरात को ये वाज़ेह हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात की अवाम ने किस पार्टी को इख्तियार सौंपा है। दोनों रियासतों के असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों की किस्मत फिलहाल ईवीएम में बंद है। इलेक्शन कमीशन कल वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान करेगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती के पुरअमन इनाकात के लिए वसी इंतजाम किए हैं। गुजरात में 182 असेंबली सीटों की वोटों की गिनती के लिए 37 मराकज़ कायम किए गए हैं। गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि इस बार ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती एक साथ होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 68 मराकज़ पर वोटों की गिनती की जाएगी। अहम बात यह है कि हिमाचल में 12 नवंबर को 68 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में 182 सीटों पर वोटिंग हुई थी। राजस्थान के उदयपुर में G20 तंजीम की पहली शेरपा मीटिंग का आज इख्तिताम होगा। भारत की सदारत में G20 शेरपा मीटिंग में बातचीत का दौर कल खत्म हो गया। इस दौरान अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत का आगाज करते हुए G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने ज़राअत, तिजारत, सरमायाकारी, रोजगार, इंसदाद बदनवानी, सियाहत और सकाफत पर 6 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स के साथ भारत की G20 तरजीहात का खाका पेश किया और बाहमी ताउन की कोशिशों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने ज़राअत, तिजारत, रोजगार, बदनवानी और माशी जराइम से निमटने में तब्दीली की कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत की तरफ से तय की गई तरजीहात के लिए हिमायत जाहिर करने पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। इजलास में शामिल गैर मुल्की शेरपाओं ने अहम उमूर पर अपने मुल्क का मौक़िफ़ पेश किया। 3 दिनों के दौरान असरी आलमी समाजी, इक़्तिसादी और जियोपॉलिटिकल ख़दशात के पेश नज़र मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर गौर व खौज़ किया गया। G20 तंजीम के शेरपा अमिताभ कांत ने दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत में कहा कि भारत ने डिजिटल अदायगी पर जोर दिया है। There was a discussion on multilateralism, there was a discussion on women-led development, there was a discussion on tourism and culture. When we made the payment on digital public infrastructure, they could not believe that India has made so much of progress, that we do 7x of what Europe and America do together, 3x of what China does. So today when they came to Shilpagram, all of them are now doing digital payment. So they are amazed at what they cannot do in Switzerland, what they cannot do in America. They are able to do this on their mobile. All payments have been made on their Google Pay payment in 1 second flat. अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम काशी हिंदू यूनिवर्सिटी और मद्रास IIT के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का पैगाम भी दिया जा रहा है। हमारे नामानिगार हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने इस मौजू पर काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन से खुसूसी बातचीत की। काशी तमिल संगमम इसी एम्फी थिएटर में हो रहा है और कुछ दिन बीत चुका है। इसका पूरा जो जिम्मा संभाला है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने संभाला है। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी। जैन साहब, ये जो चल रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसको महसूस किए आप, और अभी क्या महसूस कर रहे हैं? किस तरह की तैयारियां की आपने? कितना चैलेंज लगा आपको? देखिए, ये जो पूरा आयोजन है ये बहुत बड़ा एक टीम वर्क है। इसमें IIT मद्रास का काफ़ी सहयोग रहा है, BHU इन्वॉल्व रहा है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार काफ़ी इन्वॉल्व रही है, केंद्रीय सरकार के कई मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टीम वर्क रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हम लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई खास स्ट्रेस रहा हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी तमिल संगमम के लिए कितना बड़ा ये आप उपलब्धि मानते हैं? ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा यूनिवर्सिटी के लिए कि इसमें हम सामान्य जन से जुड़ सके। काशी के काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और तमिलनाडु से काफ़ी लोग आ रहे हैं और इसके अलावा काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड लोग, काफ़ी प्रोमिनेंट लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये किसी भी यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन बनती है उसमें उस यूनिवर्सिटी में किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह के लोगों का उस यूनिवर्सिटी से जुड़ाव होता है, इसमें इसका काफ़ी योगदान रहता है। ये शिक्षा मंत्रालय ने इसमें पहल की
एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आता है, काशी के सांसद हैं प्रधानमंत्री, तो ये क्या वो मैसेज ये फुलफिल कर देगा जो प्रधानमंत्री चाहते हैं? पूरा मैसेज तो इतना बड़ा है कि वो करने में बहुत समय लगेगा। देश को अगर ये समझना है कि हम सब एक हैं, एक साथ काम करना है, एक साथ जुड़ना है और एक ही दिशा में पूरे देश को पॉजिटिव तरीके से आगे ले जाना है, ये बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य में इस आयोजन का एक काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। ये मकसद जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक अच्छी पहल है, बड़ी पहल है, ऐसा मानना है वाइस चांसलर साहब का। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, एम्फी थिएटर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और हुकूमत की मुफ्त टेली मेडिसिन सर्विस ई संजीवनी ने एक अहम संगे मील हासिल करते हुए हैरत अंगेज अंदाज में 8 करोड़ टेली मुशावरत फराहम करने का निशाना हासिल करते हुए एक और संगे मील अबूर किया है। आखिरी 1 करोड़ मशवरे तकरीबन 5 हफ्तों के काबिल जिक्र महदूद वक्त में फराहम कराए गए, जो टेली मेडिसिन को वसी पैमाने पर अपनाने की अक्कासी करते हैं। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की एक ई हेल्थ पहल ई संजीवनी एक कौमी टेली मेडिसिन सर्विस है, जो रिवायती तौर पर डॉक्टर के पास जाकर मशवरे लेने के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने घर से ही तिब्बी फवायद हासिल करने का मौका फराहम करती है। भारत इस साल G20 की सदारत कर रहा है। हर वजारतें अपनी तैयारियां कर रही हैं। आयुष की वजारत भी अपने रिवायती निज़ाम तिब को दुनिया के सामने पेश करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने आयुष सेक्रेटरी विद्या राजेश कोटेचा से G20 के हवाले से बात की और आयुष की वजारत की इस सिलसिले में क्या तैयारियां हैं ये भी जाना। देखिए ये खुसूसी बातचीत। हमारे साथ केंद्रीय आयुष सचिव डॉक्टर राजेश कोटेचा जी हैं। सर, G20 को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है? योजना ये है कि WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में आया है, तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। उसके लिए WHO GCTM के साथ एक और G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया मिलकर के अगस्त में हम एक इवेंट कर रहे हैं और उस इवेंट को हम पूरा दुनिया भर में उनके जो रीजनल सेंटर्स है वहाँ एक पैरेलल इवेंट करके उनसे रिकमेंडेशन लेकर के उसको बहुत अच्छे स्तर पर, काफ़ी बड़े स्तर पर करना चाह रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। महीने में तिरुवनंतपुरम में है, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। वो वहाँ जो आएंगे डेलीगेट्स, उनका हमने जो आयुर्वेद के जो श्रेष्ठ हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी विजिट भी हमने आयोजित करी है। ऐसे ही जो इसके जो थिंक 20 ग्रुप होते हैं, बिजनेस 20 ग्रुप है, साइंस 20 ग्रुप है, इन सब में ट्रेडिशनल मेडिसिन की चर्चा हो, ऐसा हमने नॉलेज पार्टनर के रूप में उनको आइडेंटिफाई किया, उनके साथ चर्चा हुई, बात हुई है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी G20 रिलेटेड जो भी मीटिंग्स हैं सब में योग हो, या तो प्रारंभ में हो या तो बीच में योग ब्रेक करके 5 मिनट का जो ब्रेक है शॉर्ट योग उसको हो। तो एक अपने भारत का जो योग है उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाने, लोगों के जानकारी के लिए विज्ञान आधारित योग। ऐसे ही प्रकृति परीक्षा, जो आयुर्वेद की प्रकृति परीक्षा है, उसको स्टैंडर्डाइज किया हमने। तो सब जगह हम प्रकृति परीक्षा का कियोस्क लगाना चाहते हैं कि इफ दे विश, तो उनको हम प्रकृति परीक्षा करके हम कोशिश करें कि साथ में नाड़ी वैद्यों को भी हम वहाँ बैठाएं, वो नाड़ी देखें, उनकी प्रकृति बताएं, उनके रिकमेंडेशन दें स्वास्थ्य के लिए। और साथ में हम कुछ जगहों पर हम पंचकर्म का शोकेस करना चाहेंगे, प्रोडक्ट्स का शोकेस करना चाहेंगे। एक आयुर्वेद आहार जो अभी FSSAI की मिलकर के आयुर्वेद आहार की कैटेगरी जो नोटिफाई हुई है, तो रेसिपीज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, जैसे अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो मिलेट बेस्ड बहुत सारी आयुर्वेद की और यूनानी सिद्धा की रेसिपीज़ है। उन रेसिपीज़ को हम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे, उनको हम ऑप्शन देंगे, कुछ हर्बल टी का ऑप्शन देंगे, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सर, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया, तो उसमें हम आयुष पद्धति को कैसे देखते हैं, कैसे हम G20 में प्रमोट करें ताकि दुनिया को पता चले? जैसे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का जो कॉन्क्लेव है, इट इज़ स्पेसिफिक एफर्ट फॉर हील बाय इंडिया, कि भारत में हम मेडिकल वैल्यू का कितना हमारे पास बड़ा इकोसिस्टम है, कितना क्वालिटी का हमारे पास काम है, उसको हम शोकेस करना चाहते हैं। हील बाय इंडिया के लिए हम जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो अलग अलग फोरम पर चर्चा करेंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक
एक सेपरेट इकोसिस्टम ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए G20 के अंदर बन जाए, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट। और ये इन सभी जो देश हैं, 20 में से 14 देशों के साथ आयुष मंत्रालय का या तो कंट्री टू कंट्री MOU या इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट MOU है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलल जो डिस्कशन होगा, कंसल्टेशन होगा, नेगोशिएशन होगा, उसमें हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को उनके देशों में भेज सकें। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, तो योग के प्रोफेशनल को ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा मिलेगा, दैट इज़ एग्रीड अपॉन, वो साइन हुआ। इस प्रकार के इकोसिस्टम बाकी जगह भी हो, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और कोयले की पैदावार में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कोयले की कुल पैदावार में 11.66% का इजाफा दर्ज किया गया है। नवंबर 2021 में भारत में कोयले की कुल पैदावार 67.94 मिलियन टन थी। इसके मुकाबले में नवंबर 2022 में कुल पैदावार बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गई। कोयले की वजारत के आदद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर 2022 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने 12.82% का इजाफा दर्ज किया, जबकि सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड और कंपनी की मिल्कियत वाली कानों और दीगर रजिस्टर्ड कानों में कोयले की पैदावार में बिलतरतीब 7.8% और 6.87% का इजाफा हुआ है। तालीम हर किसी की जिंदगी में बेहद जरूरी है। यही वजह है कि हुकूमत मुल्क में तालीम की सतह को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिश करती रही है। बहुत से लोग इसमें हुकूमत की मदद भी करते हैं ताकि हर एक को तालीम हासिल करने में आसानी हो। मुंबई में कायम स्टार्टअप स्क्वायर पांडा इंडिया ने इस सिलसिले में असातिज़ा की तरबियत के लिए एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के जुमरे में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी जीता है। आइए देखते हैं कि स्टार्टअप क्या है और कैसे काम करता है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के जुमरे में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 का फातेह स्क्वायर पांडा इंडिया है, जो एक आलमी एडटेक कंपनी है और ये कंपनी इब्तदाई तालीम के मंजरनामे को तब्दील करने के लिए काम कर रही है। ये स्टार्टअप तलबा, असातिज़ा और तालीमी निज़ाम में हर स्टेक होल्डर को तरबियत फराहम करती है ताकि तालीमी मेयार को बेहतर बनाया जा सके। स्क्वायर पांडा टीचर्स के लिए ट्रेनिंग करता है, चिल्ड्रंस के लिए करिकुलम प्रोवाइड करता है स्कूल्स को, एंड मेनली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। देन चाहे प्रिंसिपल हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या पेरेंट्स हो, उनको सपोर्ट ट्रेनिंग ऑल्सो प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर चाइल्ड का पूरा इकोसिस्टम को ट्रेन नहीं करेंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो हम आउटकम नहीं ला सकते हैं। तो स्क्वायर पांडा वो करता है। स्क्वायर पांडा इंडिया के MD आशीष झिलानी पूरी दुनिया के लाखों बच्चों तक तालीम को आम करने के लिए काम करना चाहते हैं और इसलिए 2018 में सिलिकॉन वैली में कायम स्क्वायर पांडा में वो शामिल हुए और तब से वो इंडिया टीम के ऑपरेशंस की क़यादत कर रहे हैं। स्क्वायर पांडा की टीम मुल्क के उन इलाकों में तलबा और असातिज़ा को तरबियत देने का काम भी करती है जहां हर किसी के लिए पहुंचना आसान नहीं है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है। हमने ऑन पर्पस पहले ट्राइबल रूरल एरियाज को पकड़ा, बिकॉज अगर वहाँ पे हम रिजल्ट शो कर सकते हैं तो कोई भी मेट्रो एरिया में आना बहुत इजी है, राइट। तो अगर आप दिल्ली बोलेंगे तो दिल्ली में बहुत इजीली कर सकते हैं, बट अगर आप छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या सुकमा, जहाँ पे सब बोलते हैं नक्सलाइट्स रहते हैं, बट हम वहाँ जाके जब काम कर सकते हैं तो हम कोई भी बड़ी मेट्रो में भी कर सकते हैं। हम ट्राइबल रूरल में जाते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सम प्लेसेस तो हम पहुँच भी नहीं पाते, राइट। हम जैसे अभी एक जगह काम कर रहे हैं, वहाँ नियरेस्ट एयरपोर्ट आई थिंक 8 या 9 घंटे दूर है। आशीष झिलानी का कहना है कि नेशनल स्टार्टअप अवार्ड उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस अवार्ड के बाद मुल्क भर में उनकी साख बहुत बढ़ गई है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से ये हुआ कि जहाँ पे हम ऑलरेडी 5-6 जगह काम कर रहे थे, तो एक नेशनल स्टेज मिला। हमको हमारे लिए डोर्स मोर ईजियर ओपन होने लग गए। जब हम गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिशियल से बात करते हैं, अब बोलते हैं कि स्टार्टअप अवार्ड विन किया है, तो ऑब्वियसली एक उनसे रिकग्निशन या क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि हाँ, ये कोई रोड पे चलते हुए कंपनी नहीं है, ये एक्चुअली क्रेडिबल है, रिजल्ट शो करते हैं और हमको इनकी बात सुनी चाहिए। एडटेक कंपनी अपने प्रोग्रामों से वाबस्ता डेटा और नताइज की बुनियाद पर अपने प्रोग्रामों को मजीद मौसर बनाने के लिए काम कर रही है। शिक्षा अवसर का द्वार है।
स्क्वायर पांडा स्टार्टअप ये सुनिश्चित करता है कि ना सिर्फ विद्यार्थी बट उसके आसपास जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी की शिक्षा और ट्रेनिंग करें ताकि वो विद्यार्थी की शिक्षा में शामिल हो सकें। हम कह सकते हैं कि स्क्वायर पांडा जो है वो गांव-गांव में अपने प्रेजेंस के जरिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा भविष्य यानी बच्चे जो हैं वो सशक्त बने। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और बैनुल-अक़वामी खबरों में भारत ने यूक्रेन और रूस पर जोर दिया है कि वो दुश्मनी खत्म करें और सिफारतकारी और बातचीत के रास्ते पर वापस आएं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रुजेरा काम्बोज ने यूक्रेन में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में कहा कि भारत ने मुसलसल दुश्मनी और तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। इसके अलावा भारत ने तनाज़े को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से तमाम सिफारती कोशिशों की हिमायत का भी इजहार किया है। Children constitute a third of humanity, the most important third, as they are our future. They are also the most vulnerable to suffering, particularly in situations of armed conflict, and therefore need additional protection and care. The conflict in Ukraine is without a doubt severely impacting the 7.5 million children across the country. The international community has the obligation to do its utmost to provide succor to children affected by the conflict. अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की गाड़ी ओरियन ज़मीन की तरफ रवाना हो गई है। खलाई जहाज़ की नई नस्ल के लिए ये आखिरी अहम जंगी मशक़ थी। इस हफ्ते के आखिर में खलाई जहाज़ की कामयाब वापसी से खलाबाजों को 2024 के आखिर में ओरियन मिशन पर जाने में मदद मिलेगी। इत्तलात के मुताबिक नासा अपने आर्मिसेस मिशन के तहत मजीद पेचीदा परवाजों और रॉकेट लॉन्चों की मंसूबाबंदी कर रहा है। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, आखिरी शख्स तक पहुंचे अनाज। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का और पूरी कोशिशें भी इस जानिब की जा रही हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की जानिब। ठाकरे और शिंदे, ये जो दोनों कैंप हैं, इनके दरमियान कानूनी जंग पर 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा और तभी कुछ फैसला हो पाएगा। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। इंडोनेशिया में लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको कानूनन उसको जुर्म करार दे दिया गया है, ये इंडोनेशिया हुकूमत का कहना है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर है, नाइजीरिया की मस्जिद में फायरिंग हो गई है, इमाम समेत 12 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर भी हमने इसी अखबार से ली है। उत्तर प्रदेश असेंबली में 33,769 करोड़ रुपए का ज़िमनी बजट पास कर दिया गया है। और इसी अखबार की अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर है कि ममनून कौम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कल खराज अक़ीदत पेश किया है। और राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है कि एमसीडी इलेक्शन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा और 250 वार्डों के वोटों की गिनती 42 मराकज़ पर की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था मुख्तसर अखबारात का जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में एक बार फिर दिलचस्प खेल देखने को मिला। मंगल को खेले गए मैच में मराकश ने स्पेन को 3-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही मराकश ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मराकश को ये फातेह मैच के पेनल्टी शूट आउट में मिली। इस दिलचस्प मुकाबले में मुकर्ररा 90 मिनट में एक भी गोल न होने के बाद मैच के लिए इजाफी वक्त दिया गया। इजाफी वक्त के अख्ताम के बाद भी स्कोर 0-0 रहा। फिर मैच का नतीजा पेनल्टी शूट आउट से निकाला गया। मराकश के लिए पेनल्टी शूट आउट में अब्दुल हमीद साबरी, हाकिम और अशरफ हलीमी ने स्पेन के खिलाफ 3 गोल दागे। इसके साथ ही स्पेन की जानिब से पाब्लो सराबिया, कार्लोस सोलर और सर्जियो बुस्केट्स पेनाल्टी शूट को गोल में नहीं बदल सके। इस तरह मराकश ने ये मैच जीत लिया।
फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से हरा दिया। इस फतेह के साथ ही पुर्तगाल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस यकतरफा मैच के हीरो पुर्तगाल के गोंजालो रामोस थे। उन्होंने 3 गोल किए। ये इस आलमी कप के पहली हैट्रिक थी। रामोस ने मैच के 17वें मिनट में पहला, दूसरा 51वें और तीसरा गोल 67वें मिनट में किया। इनके अलावा दिफाई खिलाड़ी पेपे ने 33वें मिनट में, राफर गोएरेरो ने 55वें और राफेल लियालो ने इंजरी टाइम में गोल किए। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड की जानिब से वाहिद गोल म्यूनल अकांजी ने मैच के 58वें मिनट में किया। और भारत और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज बांग्लादेश के शहर मीरपुर में खेला जाएगा। तो नाज़रीन, इसके अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। और अब नाजरीन, वक्त आ गया है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको उदयपुर लिए चलते हैं, जहां G20 शेरपा और वफूद ने मशहूर शिल्पग्राम का दौरा किया। शिल्पग्राम के फ़न तामीर और मुख्तलिफ किस्म के राजस्थानी फ़नून और दस्तकारी ने तमाम मेहमानों को मसहूर कर दिया। आप इनका लुत्फ़ उठाएं और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब। केसरिया बना मोरा हरियाला बना, केसरिया बना मोरा हरियाला बना, ए तू दिली रो बने